हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल-चाल आपके? बिज़नेस स्टडी का पेपर हो गया आपका? अब आपका एप्लाइड मैथ्स का पेपर है। आपके पास 13-14 डेज़ हैं। इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो आप कि 2 हफ्ते आप इतने अच्छे यूटिलाइज़ करो कि पेपर आप अपना सिलेबस पूरा 2 बार रिवाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने बहुत डिमांड करी थी कि सर प्रोबेबिलिटी डाल दो, तो पूरी प्रोबेबिलिटी डाल दी है। आज ये इसका लास्ट टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छे से पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी एक-एक क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आने के चांस हैं। चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो 3 नंबर का हो। क्लियर है इतनी बात? 1 मार्क्स के भी करवाए हैं कुछ एमसीक्यूज़। और थ्योरी भी साथ-साथ समझाई है, फॉर्मूले सारे करवाए हैं अच्छे से। ये लास्ट टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। 5 नंबर में भी बन सकता है, 3 नंबर में भी बन सकता है ना? तो आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो भी हम क्वेश्चंस अपनी वीडियोस में करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल हट के क्वेश्चंस होते हैं कई क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जो अभी तक सीबीएसई ने नहीं पूछे हैं, लेकिन वो पूछ सकता है इस बार। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे नए तरीके के कि सीबीएसई ने नहीं पूछे हैं क्योंकि देखो एप्लाइड मैथ्स में अभी काफ़ी तो पीवाईक्यूज़ तो हुए नहीं हैं अभी, 2 या 3 पीवाईक्यूज़ ही हैं बस। ठीक है ना? तो उनके बेस पर अभी सीबीएसई ने इतना कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चंस वही वाले क्वेश्चंस ईज़ी रिपीट करे हैं, लेकिन ये हर बार नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे भी नहीं जा सकते हम। हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा कि अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, तो जब हम बना सकते हैं, जब हम सोच सकते हैं एज़ अ टीचर, तो क्या सीबीएसई नहीं बना सकता? क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो बन सकता है। इस वजह से ये सारी वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो करो। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी अब अच्छे से, ठीक है ना? इसके बाद आपको इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की वीडियो मिलेगी। फिर आपको 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से, जो कि 100% आना ही आना है। और ऐसे ही आपको फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का भी हम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जिससे कि आपको पता चले। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अभी तक किसी ने भी मेरे पास कम से कम पता नहीं कितने ही कमेंट्स आए होंगे, सारी वीडियोस के अगर मैं मिला के बोलूं, तो टच वुड मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एज अ टीचर। हमें इस चीज से मोटिवेशन मिलती है और सारे टीचर्स को मिलती है ऐसी मोटिवेशन कि बच्चे अगर अच्छा कमेंट्स करते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ ही समझ में आता है और सर आप ही बहुत अच्छे से समझाते हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत डिटेल में समझाते हो आप, हमारा वीक पॉइंट भी आप पकड़ लेते हो। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स बच्चों ने मुझे लिखे हैं, जो कि हमें देख के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वजह से जितना हो सके ना मैं अपनी वीडियो में बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। उसके लिए मैं अकेले ही पीछे बहुत मेहनत करता हूं क्वेश्चंस बनाने में, और जितना बेटर कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं उतना बेटर कंटेंट लेके आता हूं मैं। ठीक है, मान लिया कि अभी हमारे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिस चैनल के सब्सक्राइबर कम है तो उनका कंटेंट हल्का है। ठीक है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूँ कि आप मेरा कंटेंट जाके देखो कि कितना बढ़िया है, और पॉजिटिव रिव्यूज ही आए हैं हमेशा स्टूडेंट्स के। ठीक है, अभी यूट्यूब पर रीच नहीं मिल रही है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इस चक्कर में यूट्यूब भी रीच नहीं दे रहा है। ठीक है ना? बट कोई नहीं, एक ना एक दिन वो टाइम जरूर आएगा। चलो, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। अब अपने 2 हफ्ते बिल्कुल डेडिकेट कर दो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पेपर ज़रूरी नहीं है कि बहुत ईज़ी ही आ जाए, कि आप सोचो कि सारे ही पीवाईक्यूज़ आ जाए, नहीं। कुछ नए वैरायटी के, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन भी तो बनेंगे ना हर साल। तो वो नए तरीके के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? वो नए तरीके के क्वेश्चन आपको मेरी वीडियोज़ में मिलेंगे। ठीक है ना? तो अब बार-बार पीवाईक्यूज़ या वो करवाने का कोई थोड़ी फ़ायदा है, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, एक-एक पीवाईक्यूज़, एक-एक सैंपल पेपर के क्वेश्चन सब अपने एक-एक वीडियोज़ में डाले हैं। पूरे 2-2 ढाई-ढाई घंटे की वीडियो बनाई है पीवाईक्यूज़ की। तो अब दोबारा क्या करना है? अब नए वैरायटी के क्वेश्चन लो आप, जिससे कि इस बार, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही थोड़ी हर बार रिपीट होंगे ना, नए क्वेश्चंस भी तो बनेंगे, तो वो नए क्वेश्चंस आपको अब इन वीडियोज़ से आपको सीखने को मिलेंगे। तो देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल
जिसको हम बोलते हैं, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूअस है, हमें यहां पर एक इंटरवल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो एमसीक्यू बन सकता है कि कॉन्टिन्यूअस की अगर बात होगी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, और अगर डिस्क्रीट की बात होगी तो पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूअस की बात होती है या फिर नॉन डिस्क्रीट। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व भी होता है। एक थोड़ा सा रेंडमली ओवरव्यू दे देता हूं, फिर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ उसकी बात करेंगे। फालतू की थ्योरी की कोई बात नहीं होगी, इंपॉर्टेंट बातों की आगे बात होगी, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस की बात होगी, ठीक है ना। तो देखो, आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व होता है जिसको हम बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। यहां पर ये चीज मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड होता है। ये बेसिक थ्योरी है, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना इसमें से। ये सिमेट्रिक होता है अबाउट मीन मीडियन मॉड, किसी के भी कह सकते हो आप कि सिमेट्रिक होता है ये। तो क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, एक इसका शेप बेल शेप्ड कर्व होती है, एक ये सिमेट्रिक होता है मीन मीडियन मोड के, और यहां पर ये चीज मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाती है। एक तो ये चीज समझ आ गई। उसके बाद एक स्टैंडर्ड नॉर्मल, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये वर्ड आपको सुना होगा आपने। इस पर एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो इस केस में म्यू यानी कि मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। एक ये बात याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सिमेट्रिक होता है मीन के या मीडियन के मॉड के, क्योंकि यहां पर आके ये तीनों इक्वल होते हैं। ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है, ये एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक तरीके से जो नॉर्मल वाला है ना उसकी बात नहीं कर रहा, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। क्लियर है इतनी बात? सिर्फ ये एक बेसिक थ्योरी है और एक इसमें एक बड़ा सा फॉर्मूला है, वो बस आप एक बार देख के चले जाना कैसा सा फॉर्मूला है। वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं करने हमें, है ना। एक यहां पर जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे इसी से ही सॉल्व होंगे। बाकी अभी मैं आपको डिटेल में बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल हायर लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा कि बेसिक पढ़ोगे और 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करके आ जाओगे और यहीं से बनेगा क्वेश्चन। इतनी गारंटी दे रहा हूं, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं अब जितनी भी वीडियोस बना रहा हूं इनमें मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्वेश्चन इसी में से बनेगा। ये गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं, अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूं मैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें याद रखनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अभी आगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं, सिर्फ वो याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना। ये समझ आ गया? अब देखो, यहां पर मैंने ये चीज लगाई है जो कि हमारे काम की है, कुछ फालतू थ्योरी वगैरह नहीं लगानी है, काम की बातें पढ़ेंगे एग्जाम टाइम में बस। वी नीड टू कैलकुलेट 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटीज पढ़ते हैं जो जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी से ही आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। अगर z यहां पर लेस देन z1 है तो लेस देन के केस में ये चीज एफ जेड वन ही रहती है, ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है कि लेस देन का केस है तब क्या होता है। लेस देन का मतलब ये हो गया कि अगर ये ग्राफ है, देखो मैंने साथ साथ में ग्राफ भी लगा लिया, आपको ग्राफ एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 मार्क्स में बनने को तो बना सकते हैं यार, बनने को तो 1 मार्क्स में तो कुछ भी बन सकता है, बट वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन ग्राफ पे नहीं आता। बस आपको फिर भी समझ होनी चाहिए ग्राफ की कि अगर ये एक नॉर्मल कर्व बना हुआ है जो कि बेल शेप्ड कर्व है, यहां पर अगर हमने Z1 लिया है तो वो कह रहा है कि Z1 लेस देन, इससे लेस देन, इससे लेस देन, तो इससे लेस देन वाला जो एरिया होता है ना, जो एरिया होगा, क्योंकि यहां पर एरिया की ही बात हो रही है, ये एरिया ही होता है, तो यहां पर अगर उसकी प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो मेरा एफ जेड वन के इक्वल आता है। अब ये एफ जेड वन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, आपकी बुक के पीछे जेड टेबल है, वहां से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट में टी टेबल का आपको वैल्यू गिवन आएगी, वैसे इसमें वैल्यू गिवन आएगी, बट वैल्यू किस तरीके से गिवन आएगी वो हमें समझना है, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन अपने पास से भी बनाए हैं, तो उसमें मैंने वैल्यूज गिवन दी हैं। तो हर वैरायटी की वैल्यूज गिवन दी है जो सीबीएसई बना के पूछ सकता है।
उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ आ गई बात मेरी? चलो, बस याद रखना है कि लेस देन वाला केस है तो इसके लेफ्ट साइड, और लेस देन वाले केस में कुछ नहीं होता, बस एफ जेड वन ही हो जाता है। बस ये जो जेड वन है, यहां पर जो वैल्यू है वो यहां आ जाती है, और उस पर वैल्यू क्या होगी वो हम जेड टेबल में देखते हैं, जो कि हमें गिवन आएगी। बस याद रखना है कि लेस देन वाले में ये होता है। ठीक है, आगे आ जाओ कि अगर यहां पर इस तरीके से अगर हमें इंटरवल दिया जाए, इस तरीके से अगर हमें इंटरवल दिया जाएगा कि यहां पर इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में अगर z दे रखा है और यहां पर दो वैल्यू दे रखी होंगी हमें, तो अगर हम कर्व समझे, अगर हम यहां पर डायग्राम समझे, ग्राफ समझे, तो इसका मतलब ये z1 हो गया, ये z2 हो गया, यानी कि इसके बीच की बात हो रही है, इस वाले एरिया की बात हो रही है। ठीक है ना, इस वाले एरिया की यहां पर बात हो रही है। ये कैसे निकालते हैं देखो, अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि अब यहां पर बीच में जीरो होता है, ठीक है ना, यहां पर बीच में जीरो होता है, ये रहा जीरो, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना कि बीच में यहां पर जीरो होता है। तो हमें ये पूरा एरिया लेना होता है, ये पूरा एरिया लेना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला पूरा एरिया लेंगे, और ये वाला पूरा एरिया लेंगे, और उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यही तो है। तो बीच में जीरो होता है, तो यानी कि इससे लेके जीरो तक के बीच का एरिया और जीरो से लेके इसके तक के बीच का एरिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ है आपके आगे। ठीक है ना, ये रहा जीरो से लेके z1 का बीच का एरिया, ये रहा। क्योंकि यहां पर जीरो पहले क्यों लिखा है, z1 क्यों लिखा है, क्यों, उसका भी अभी रीजन बताऊंगा आगे। बस आप इसको ऐसे याद रखो कि जीरो से लेके z1 का एरिया और फिर जीरो से लेके z2 तक का एरिया को ऐड कर दो तो निकल के आ जाएगा। या दूसरा क्या है कि अगर इस तरीके से लिखा है तो आप इसको ऐसे लिखोगे एफ जेड टू माइनस एफ जेड वन, यानी कि ये वाला माइनस एफ जेड वन, इस पर जो वैल्यू निकल के आएगी ना उसको माइनस करना है। सब समझाऊंगा, क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस मेरी बातें सुनते रहो ध्यान से, क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखना है कि अगर हमें बीच में दे रखा है कोई वैल्यू, देखो लेस देन के लिए तो समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। अब अगर इस तरीके से दे रखा है तो या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। अब वो डिपेंड करेगा कब क्या लिखना है, जो एग्जाम में हमें गिवन वैल्यू दे रखी होंगी ना उस पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या लेके सॉल्व करना है। सॉल्व दोनों से हो जाएगा और दोनों से आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे आ जाओ। ग्रेटर देन के केस में, ग्रेटर देन के केस में अगर ग्राफ समझो तो देखो यहां पर Z1 था, हमने लेस देन वाला एरिया ये लिया था, ये वाला एरिया पूरा लेस देन था, है ना, ये वाला एरिया पूरा लेस देन था। तो ग्रेटर देन वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया पूरा क्या था, ये वाला एरिया पूरा, ये वाला पूरा एरिया लेस देन वाला था, और ये वाला जो एरिया है ये ग्रेटर देन हो गया इस तरफ वाला। अब क्योंकि मैंने बताया था ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहां पर जो ग्रेटर देन के लिए जो वैल्यू होगी ना वो हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि इसका पूरा जो पूरा एरिया होता है, जो पूरा इसका जो एरिया होता है, यानी कि एरिया से मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा तो होगी नहीं, वन से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती ना, पढ़ा है ना ये तो आपने। तो वन में से अगर मैं माइनस कर दूं इसका लेफ्ट वाला एरिया, तो इसका मतलब ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, वही है, वही है। देख लो कि अगर ग्रेटर देन के केस में, ग्रेटर देन के केस में ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है चीजें। ग्रेटर देन के केस में अगर हमें ग्रेटर देन दे दिया तो वन में से माइनस करना है एफ जेड। एफ जेड मतलब यहां पर जो जेड है इसकी वैल्यू क्या होगी जेड टेबल में, वो निकाल के वन में से माइनस करना है, तो वो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी इसके ग्रेटर देन वाली। क्लियर होगी इतनी बातें? तो हमने यहां पर तीन बातें ध्यान रखनी है, अगर लेस देन का केस हो या फिर बीच का केस हो कि इस वैल्यू से बड़ा है और इस वैल्यू से छोटा है, उसमें क्या करना है हमें, और थर्ड केस ये है कि अगर ग्रेटर देन वाला केस आता है तब क्या करना है। ये तीन बातें ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चन इसी पर ही होंगे, सारे क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है। क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टी है बेसिक, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वजह से मैंने यहां पर ये प्रॉपर्टी लिखवा दी है आपको कि यहां पर अगर इंफिनिटी, एफ इंफिनिटी की बात करें तो उसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू वन होती है। क्लियर है? एफ जीरो पर 0.5 होता है, और यहां से एफ माइनस जेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लो भाई।
कि अगर f माइनस जेड हमें निकालना है तो 1 में से माइनस करते हैं एफ जेड, जैसे हम ग्रेटर देन वाले केस में करते थे ना, वैसे ही नेगेटिव वाले केस में करना है। तो बस याद रखना है कि अगर नेगेटिव वाला आ जाए और ग्रेटर देन वाला आ जाए, उन दोनों में 1 में से हमें माइनस करना होता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। f0 की वैल्यू 0.5 होती है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। f इंफिनिटी 1 होता है, ये तो बस एमसीक्यू में पूछ सकता है, बाकी इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कुछ ऐसा पूछा भी गया था पहले कि वो कुछ ऐसे पूछा था कि इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स करके कुछ dx था, तो उसका आंसर 1 था। तो ये ऐसे करके कुछ प्रॉपर्टी बुक में लिखी हुई है आपकी, वो देख लेना आप, है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पर सारी आपको करवा दी हैं बस। इसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जो एमसीक्यू में बन सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बेसिक बातें बताई। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसा बनेगा, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी बातें अब आगे मैं बताने वाला हूं, करने वाला हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ये सारी बातें याद रखना, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लगाए हैं ना, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करवाने के लिए बताया है। सिर्फ बेसिक क्लियर करवाने के लिए मैंने क्वेश्चन लगाया है कि हमें कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। लेट z बी अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब यहां पर ये चीज z में ही हमें गिवन है, z में गिवन है, अभी फिलहाल z में गिवन है। तो अभी हमने पढ़ा है ना पीछे प्रॉपर्टी कि अगर इससे लेके इसके बीच में अगर हमें दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं। दोनों तरीके से समझाऊंगा, या तो इसको ऐसे कर दो, या तो इसको ऐसे कर दो। कि कैसे करते हैं हम, पीछे वाले में से माइनस करते हैं, यानी कि f 2.2 पर जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस करेंगे f माइनस 0.46 पर जो वैल्यू होगी, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से वैल्यू गिवन है। यहां पर मैंने वैल्यू नहीं दी है, वो तो आपको क्वेश्चन में मिलेगी। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं बेसिक कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो मेरी बात, बिल्कुल, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का चैप्टर है, मैं बार बार कहता हूं सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, चारों के चारों। तो अच्छे से पढ़ लो, चारों चैप्टर, चारों टॉपिक पर अलग अलग से वीडियो डाल दी है और बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। सीधे f2.2 की वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो आपको बुक में -0.46 की वैल्यू भी मिल जाएगी गिवन, बट अब याद रखो कि मैंने यहां पर बताया था कि अगर माइनस में f ये हो तो 1 में से माइनस करते हैं एफ जेड। ये अगर मैं यहां लगा दूं तो ये चीज बन जाएगी 1 माइनस एफ जेड, ठीक है ना। एफ जेड यानी कि वही वैल्यू 0.46, ठीक है ना, 0.46। तो इस तरीके से अब एग्जाम में मान लो आपको f 0.6 की वैल्यू गिवन आई, तो आप कहोगे कि हम क्या रखें, यहां तो माइनस में है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1 में से माइनस करके, सॉल्व करोगे वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। इसी को ही अगर मैं दूसरी तरीके से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि p जीरो से यहां पर इक्वल टू भी लगा सकते हो, और नहीं भी लगाना चाहते तो मत लगाओ, क्योंकि यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लेस देन और लेस देन इक्वल का मतलब एक ही होता है, ऐसे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब एक ही माना जाता है यहां पर। तो यहां पर ये चीज ऐसे लिख दो। देखो अब मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर ये नहीं करा कि यहां पर -0.46 से 0 लिखा हो, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझाई है अभी ये वाली बात कि वो सिमेट्रिकल होता है, कि अगर वो लेफ्ट हैंड में जितना ग्राफ होगा ना वो उसका ही राइट में होगा उतना ही, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर 0 से 0 पॉइंट अगर इस तरीके से है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, याद रखना है हमें, हम इसको ऐसे लिखेंगे। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, कैसे ग्राफ से अगर समझना चाहते हो समझो। देखो ये चीज ऐसे है, अगर यहां पर ये 0 है तो एक्चुअल में -0.46 तो यहां होगा और 2.21 यहां होगा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो हमें इस एरिया की बात करनी है, इस एरिया की बात करनी है।
बट हम इसकी जगह पर क्या करेंगे कि इसका ये नेगेटिव ना लेके इसकी पॉजिटिव वाली साइड लेंगे 0.46, ठीक है ना, ये वाला लेंगे और फिर उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आ गई बात? अगर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, सीधे वैल्यू समझो कैसे निकालनी है बस। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे और साथ में फिर ऐड कर दोगे इसको कि किस तरीके से, इसका नेक्स्ट वाला एरिया। या तो इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि अब देखो ना एग्जाम में हो सकता है वैल्यू ऐसे गिवन आए, इस तरीके से और इस तरीके से वैल्यू गिवन आएगी आपको एग्जाम में। तो आपको इस चीज को ऐसे लिखना भी आना चाहिए, ऐसे लिखना भी आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो दोनों तरीके से इसको लिखना आना चाहिए आपको। बाकी क्वेश्चन अभी आएगा जिसमें हमें वैल्यू गिवन आएगी, तो कैसे उसको यूटिलाइज करना है वो अभी मैं आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दूंगा जब अभी इसके बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ आपको बेसिक में ये चीज समझाना चाह रहा हूं। अब देखो अगर इस तरीके से मॉड में वो पूछ ले, ये मॉड मॉड में भी सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर मॉड में हमें z दिया हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 दिया है, तो हमें पता है ना यहाँ पर कि अगर मॉड में वैल्यू दे रखी होती है तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 का साइन होता है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में पढ़ा है ना, ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में अगर नहीं पढ़ा तो मॉडुलस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में, जो फर्स्ट ईयर वाली यूनिट है। तो यहां पर अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो इसका मतलब z एक बार लेस देन होगा -0.5 के, और या तो z ग्रेटर देन होगा 0.5 के, प्लस वाला, ठीक है ना, प्लस में और यहां पर माइनस में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल बेसिक वाली मॉडुलस की, कि अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो ये एक बार लेस देन, z जो है अंदर वाला जो पार्ट है ये एक बार लेस देन होगा -0.5 से, और ये बड़ा होगा 0.5 से, ठीक है। और यहां पर और है तो इसकी जगह पर आप प्लस का साइन लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्योंकि z मेरा लेस देन है -0.5 के, लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब लेस देन में तो हम सेम लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से कि z अगर लेस देन है तो सिंपल बस ये वाली वैल्यू उठ के आ जाती है यहां पर। अब देखो यहां पर कि जब ग्रेटर देन की बात होती है तो ग्रेटर देन में 1 में से माइनस करते हैं, यही वाली चीज, ठीक है सर। अब क्योंकि ये माइनस में है तो इसको भी प्लस में लिखने के लिए हम ये वाली वैल्यू का यूज करते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं गिवन अगर आई एग्जाम में, अगर वैल्यू हमें नेगेटिव वाली एग्जाम में नहीं गिवन हुई तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। 1 माइनस एफ 0.5, अब 1 और 1 2 हो गया, और माइनस ये और ये को करोगे तो 2 टाइम्स एफ 0.5 हो जाएगा। अब f 0.5 की वैल्यू आपको अगर गिवन आएगी तो बस इसको सॉल्व कर सकते हो आप पूरा, तो आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसमें ये चीज समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेटर। समझ में आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा कि आप z की वैल्यू निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के, बट फाइनल आंसर कैसे निकलेगा जब आपको इसको कन्वर्ट करना ही नहीं आएगा। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब देखो यहां पर जिस तरीके से दिया है कि अगर मॉड में z-1 है और वो लेस देन 0.5 है, तो अगर लेस देन का केस होता है ना तो उस केस में ये z-1, हम इस z-1 को हम किस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारा 0.5 से तो बड़ा होगा और -0.5 से छोटा होगा, ऐसे लिखते हैं। तो याद रख लो कि जब ग्रेटर देन के लिए पूछे मॉडुलस में तो हम उस चीज को किस तरीके से तोड़ते हैं, और अगर लेस देन के लिए पूछा जाए मॉड में तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं कि ये -0.5 से 0.5 के बीच में होगा। अब क्योंकि हमें z के लिए सॉल्व करना है तो इस -1 को हटाना है, तो दोनों तरफ मतलब पूरे में +1 कर दो। जैसे ही +1 करोगे ये 0.5 हो जाएगा, ये z हो जाएगा और ये चीज 1.5 हो जाएगी। बस अब ये देखो क्वेश्चन क्या बन गया। अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि ये जो p है ये ऐसे पूछ रहा है, ये ऐसे पूछ रहा है। देख लो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, और ये करना आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे मॉड मॉड दे के वैल्यू पूछ ली जाए तो सॉल्व कैसे करोगे, फिर वहीं पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, ठीक है ना।
तो ये आपको ऐसे तोड़ना आना चाहिए, ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, तभी मैंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगाए हैं, क्योंकि हम अपनी वीडियो में जब पढ़ाते हैं ना तो फिर बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक का पढ़ाते हैं, जिससे कि हम सिर्फ क्वेश्चन करवाने से यार क्या मतलब है बताओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पर सही गाइडेंस की जरूरत है, वो आपको हमारी वीडियो से मिलेंगी, नहीं तो बुक्स तो आपके पास भी बहुत हैं, सॉल्यूशन तो आपके पास भी बहुत है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना अब आप कर सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये चीज हमारी इस तरीके से प्लस ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सीधे f1.5 की वैल्यू माइनस f0.5 की वैल्यू। ये चीजें तो मैंने अभी आपको पीछे भी थ्योरी में यही तो चीजें बताई हैं कि आपको पता होना चाहिए ना, तो वो चीजें पहले मैंने समझा दी हैं, अब यहां पर लगा के दिखा रहा हूं, फिर डायरेक्ट ये चीज क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलो समझ आ गई होगी ये वाली बात कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो अब हमने इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया, इतना तो करना पहले आना ही चाहिए आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या क्या गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है या फिर इस फॉर्म में गिवन है। अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ये वाला लगा देंगे, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ये वाला लगा देंगे, अगर इस फॉर्म में भी गिवन है ना तो भी हम इससे ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं अलग अलग, फिर डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर इस फॉर्म में गिवन आती है तो आपको ये यहां से ये वाली फॉर्म बनानी भी तो आनी चाहिए, समझ आ गई बात। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो डी ऑप्शन, यहां पर बोला है कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.28, अब z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 है तो ग्रेटर देन के लिए पूछ रहा है ना, वो ग्रेटर देन के लिए पूछ रहा है, तो ग्रेटर देन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, 1 में से माइनस कर सकते हैं f1.28, सिंपल बात, सिंपल बात, सिंपल कहानी है, बस कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू एग्जाम में आपको गिवन आ जाएगी, अगर एग्जैक्ट नहीं गिवन आएगी तो जो भी गिवन आएगी उससे हम निकाल लेंगे वो, ठीक है ना, उससे हम निकाल लेंगे ये f1.8 की वैल्यू, क्वेश्चन में समझा दूंगा अभी, क्यों टेंशन ले रहे हो, बने रहो साथ में, बस समझ आ गया ये। तो अगर z में हमें कन्वर्ट करके इस तरीके से इसको खोलना आता है तो क्वेश्चन पूरा करके आ पाओगे आप, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका आधा ही सही होगा आधा गलत ही होगा। अब देखो यहां पर, अब मैंने यहां पर x करके दिया है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन बनेगा ना वो एक्चुअल में x करके ही होता है, हमें z स्कोर तो निकालना पड़ता है, याद है ना, और फिर हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए कुछ नहीं करना होता, बस यहां पर आपको जहां पर x में बना हुआ है ना, ये जो x में बना हुआ है आपको इसको z में बनाना है। तो एक बार x 26 लेके सॉल्व करो, z निकालो, उसके बाद एक बार x40 लेके सॉल्व करो, z निकालो, ठीक है ना। अब फॉर्मूला z का होता है x माइनस म्यू अपॉन में दिस, ये वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन आएगी, ठीक है ना। अगर नहीं भी गिवन आती है तो अगर आपको टेबल मिली हुई आ गई तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अभी बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं, अभी बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां से वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है ना, 4/5 को आप पॉइंट में निकाल लो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी z की। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वैल्यू हमारी x की ना, x की वैल्यू तो 26 थी, म्यू की वैल्यू 30 है, तो ये माइनस में ये आ गया, इसको पॉइंट में भी निकाल लेंगे हम तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 30 अपॉन में 5, तो यहां से z आ जाएगा 10 अपॉन में 5, यानी कि z की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो अब 4/5 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 0.8, 0.8 आएगा ना, 0.8 ही तो आएगा, हाँ 0.8 आएगा। तो अब हमें p माइनस 0.8 से 2 तक जाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो कन्वर्ट कर लिया। आपको इस तरीके से अगर एग्जाम में दिया जाएगा, मतलब आपको इस तरीके से बनाना है x लेके, फिर आपको z में कन्वर्ट करना है, फिर आपको बस वैल्यूज पे जाना है जो हमें गिवन आएगी उससे हमें वैल्यूज निकालनी है, और कुछ नहीं करना। आ गई मेरी बात समझ में, बोलो
क्लियर होगी इतनी बात? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना भाई, वही हो गया ना, बस ये F2 माइनस में F माइनस 0.8, बस ये माइनस में है तो इसको भी 1 माइनस F 0.8 में कन्वर्ट करके निकाल लो, खत्म कहानी। ये इतनी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर ये समझ में आ रही है तो बढ़िया बात हो जाएगी। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आओगे, फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में, कुछ कटेगा नहीं, ठीक है ना? ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, x ग्रेटर देन 45 है, z निकाल लो, फिर उसके बाद z में ग्रेटर देन का केस है तो 1 में से माइनस कर दो। अब ऐसे ही अगर ये मॉड में गिवन है तो मॉड में भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी समझाया है मैंने, ठीक है ना, कि पहले इसको सॉल्व करके वैल्यूज कर लो अलग अलग और फिर उसको z में कर लो और फिर सॉल्व हो जाएगा। ये खुद से प्रैक्टिस करके आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो इन क्वेश्चन को देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और वैल्यूज खुद से निकालना सीख लो, क्योंकि ये वैल्यूज निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूं मैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है मेरी बात? चलो देख लो अब इसको। अब हम आगे चल रहे हैं एक क्वेश्चन पर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में बन सकता है। किस तरीके से? डाटा पॉइंट क्या होता है? वो एक्स होता है, कैपिटल एक्स। जो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना जेड का, बस उसी से सॉल्व होगा ये। तो z होता है x माइनस म्यू अपॉन में ये, ठीक है ना? यहां पर जो ये x है इसी को ही बोला जाता है डाटा पॉइंट। डाटा पॉइंट z क्या है? z स्कोर हमें वैल्यू गिवन है, ये चीज हमें निकालनी है। मीन हमें गिवन है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन मीन हमें 12 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 4 गिवन है। ये हो गया 20 प्लस 12 इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया 32। तो ये आ गया हमारा डाटा पॉइंट। एक्स को डाटा पॉइंट बोलते हैं और जेड यानी कि जो जेड निकाल रहे हैं ये जेड स्कोर बोलते हैं। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको, ठीक है ना? चलो आगे आ जाओ। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन। अगर वो ये कह रहा है कि जो x है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, x को ही हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल लेके कर रहे हैं यहां पर। अब आप कहोगे कि सर आपने इसको z में क्यों नहीं बनाया? तो इसमें z में इसको इस वजह से नहीं बनाया, अच्छा अभी तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, चलो सॉल्व तो कर लूंगा पहले इसको। ये मुझे ये चीज गिवन है कि 0 से लेके ये चीज मुझे ऐसे गिवन है, ठीक है ना? ये ऐसे गिवन है। क्लियर है इतनी बात? अब z में मैंने इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहां पर z के लिए कोई मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन ही नहीं है ना। वो ये कह रहा है कि यहां पर जो z है ना वो x की तरह ही आप ट्रीट करो, क्योंकि यहां पर x एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब z की जगह, वैसे तो z होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहां पर इन्होंने बोला आप x को ही ट्रीट करो, ठीक है ना? तो अब यहां पर देख लो अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। इसको मैं कैसे बनाऊंगा? एफ बी माइनस एफ जीरो इक्वल टू ए। तो यहां से मैं एफ बी की अगर वैल्यू देखूं तो एफ जीरो की वैल्यू 0.5 होती है, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना? अभी मैंने याद करवाई थी ये। तो यहां से एफ बी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 0.5, इतना निकल के आ गया, छोड़ दो। अब जो पूछा है ना कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू के लिए आपको देखो मॉड मैंने अभी सॉल्व करवाया है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं? जब ग्रेटर देन हो मॉड में तो हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन के केस में, ग्रेटर देन के केस में हम x को एक बार लेस देन लेते हैं माइनस बी, प्लस प्लस, ठीक है ना, इस तरीके से लेते हैं, प्लस एक बार हम इसको ग्रेटर देन लेते हैं बी के, ठीक है ना? लेस देन लेना है माइनस बी के और ग्रेटर देन लेना है बी के, जब यहां पर पूरा मॉड ग्रेटर देन हो उस केस में, ठीक है? अब जब ये चीज लेस देन में हो, लेस देन में हो तो एज इट इज लिखी जाती है। एज इट इज मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी वो और ये चीज ऐसे, ठीक है ना? कुछ हमें चेंज नहीं करना होता, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलो अब ग्रेटर देन के केस में हमें पता है कि हम 1 में से माइनस करके लिखते हैं ये चीज, हाँ जी। अब क्योंकि ये चीज माइनस में है तो इसको अब यहां पर हम चेंज करेंगे दोबारा, ठीक है? 1 और 1 2 हो गया, माइनस ये हो गया 2 टाइम्स एफ बी। अब एफ बी की वैल्यू मैंने यहां से निकाली थी,
तो वो यहां पर पुट कर दो, a प्लस 0.5, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2a और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये एक्चुअल में 1 माइनस 2a आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीबीएसई ऐसा सा कुछ क्वेश्चन बना के पूछ सकती है, ठीक है ना, 2 नंबर में। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी इजीली बन सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। समझो कि हमने पहले यहां से कैसे एफ बी की वैल्यू निकाली, फिर हमने इस चीज को कैसे तोड़ा, फिर उसको हमने कैसे बनाया प्रॉपर्टीज लगा के, और फिर लास्ट में हमने एफ बी की वैल्यू पुट करी। ठीक है ना, समझ आ गई बात? ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो इस चैप्टर पे कमांड बन जाएगी आगे के क्वेश्चंस में भी। नहीं तो दोबारा से समझो, वीडियो को बैक करके देखो, अभी बहुत टाइम है पेपर में। ठीक है ना, देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो ये टॉपिक को। हल्के में बिल्कुल मत लेना प्रोबेबिलिटी को, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी को हल्के में मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। x is a normal variable with mean this, standard deviation this, find the value of b such that the probability of the interval this is this। given है ये, देखो इस तरीके से वैल्यू गिवन आ गई। अब इस तरीके से अगर वैल्यू गिवन आएगी तो हमें कैसे यूज करना है? सबसे पहले हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब देखो एक बात सुन लो जरा, अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं गिवन आता तो इस तरीके से आ सकता है कि मान लो आपको ऐसे टेबल बना के दे दी जाए, ठीक है ना, ऐसे करके आपको टेबल बना के दे दी जाए, उसके बाद आपसे वो वैल्यू पूछ लेगा कुछ, ये एक्स होगा और यहां पर कुछ कुछ भी हो सकता है, ईयर्स या कुछ भी कह सकते हैं इस तरीके से। तो नॉर्मल म्यू निकालने का फॉर्मूला वही करोगे कि इन सब का सम करना है, हमें सम करना है, ठीक है ना, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं मीन का। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में, अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं गिवन आता और अगर इस तरीके से टेबल आती है तो आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद निकाल के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए। चलो यहां पर z निकालेंगे सबसे पहले, और फॉर्मूला जरूर लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि आधा नंबर आपको इसी से मिल जाएगा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले क्या पूछा है, इस चीज की इंटरवल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी कि मैं यहां पर लिख लेता हूं एक्चुअल में क्या पूछा है, 25x और b, ये चीज ऐसे, ये चीज की वैल्यू पूछ रहा है वो, इस चीज की वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले x 25 रख के अगर सॉल्व करूं तो 25 माइनस म्यू कितना है, 25 अपॉन में और 10, तो यानी कि ये तो जीरो ही आ गया, ये तो जीरो ही आ गया, है ना। अब अगर b रख के सॉल्व करूं कि x में b रखूं तो z कितना निकल के आएगा, तो b माइनस 25 अपॉन में 10। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते तो इतना ही छोड़ देंगे। इसका मतलब मैंने z में कन्वर्ट कर लिया उसको, यानी कि z में कन्वर्ट कर लिया, ये वैल्यू मेरी ये बन गई, ठीक है ना, ये वैल्यू मेरी ये बन गई इस तरीके से। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें z स्कोर के फॉर्मूले से, z स्कोर वाले फॉर्मूले से इस x को z में कन्वर्ट करना होता है, जो कि मैंने कर लिया। इतना करने के बाद अब मैं यहां पर चलूंगा, और अगर इस तरीके से गिवन होता है तो मैं क्या करता हूं, f ऑफ b माइनस 25 अपॉन 10 माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू में, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी मुझे गिवन है, इसकी मुझे वैल्यू गिवन है कितनी, 0.4772। अच्छा इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन ही थी ना, मतलब इसकी वैल्यू कह दो, या फिर इसको मैंने z में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू कह दो, तो एक ही बात है ना। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, ठीक है जी। मुझे यहां से b निकालना है, आ जाओ निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बनना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। ये वैल्यू होती है 0.5, जब उधर जाके ऐड करूंगा ना तो ये बनेगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में आपको गिवन आ जाएगा, ये क्वेश्चन में ये चीज गिवन आ जाएगी आपको कि पीछे z टेबल में इस चीज की, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, यानी कि ये f2 की वैल्यू होगी। यानी कि आप जब पीछे टेबल देखोगे ना, अपनी बुक के z टेबल देखोगे,
उसमें F2 पर यानी कि 2 पर 2 वाले कॉलम पर ये वाली वैल्यू देगा। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर उल्टा सोचना है कि यानी कि ये वाली वैल्यू किस पर होगी, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्योंकि एफ ये इक्वल टू एफ ए, तो इसका मतलब कंपैरिजन जब करेंगे तो इसका मतलब ये चीज हमारी 2 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से हम देखें तो बी की वैल्यू 45 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ने पूछा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में बन सकता है, ठीक है ना, बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन 2 और 3 नंबर में बन सकता है। आपको इस चीज की वैल्यू गिवन है, इसको मैंने पहले जेड में बनाया, फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी लगाई, फिर क्योंकि मुझे यहां पर इस चीज की वैल्यू ऐसे गिवन थी, इक्वल रखा, कंपेयर किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है बहुत। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री द मीन वेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेजेस आर फाउंड टू बी 548। हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। वो कहता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स बताओ हैविंग वेजेस मोर देन 600, लेस देन 450, 548 से 600 के बीच में कितने वर्कर्स होंगे जिनकी वेजेस इतनी होगी, और ये चीज हमें गिवन है। आपको एग्जाम में ऐसे गिवन आएगा। अब हर तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा यहां पर कि अगर वैल्यूज ऐसे गिवन आए तो कैसे सॉल्व करना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमें F2 करके दिया था, तो डायरेक्ट पुट कर दोगे। सारी वैरायटी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है, सब करवाऊंगा। अभी हमें यहां पर म्यू गिवन है, म्यू गिवन है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 48। फर्स्ट पार्ट में बोला है मोर देन 600, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल में ये पूछा है, उसने उसने ये पूछा है। आपको यहां पर z नहीं लेना है, जो आपको एग्जाम में गिवन आएगा ना, क्वेश्चन में गिवन आएगा, वो पूछेगा x के लिए, आपको z तो खुद निकालना है ना। तो मोर देन 600 रुपीज, ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस 600 से ज्यादा है, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में। तो सिंपल यहां पर सबसे पहले तो हम x को 600 रख के z निकालेंगे, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा कितना, 600 माइनस 500 अपॉन में 48। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो 100 अपॉन में 48 आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर से सॉल्व, जिससे कि मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं अभी बहुत सारे, टाइम बच जाए मेरा, बस इस वजह से, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से मैं यहां पर कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूं। तो 100 डिवाइड बाय 48 यानी कि 2.08, 2.08, देखो यहां से भी आपको हिंट मिल गई होगी, 2.08 ये रहा, इतना आ गया। तो इसका मतलब मैंने यहां पर इसको z में बना लिया, साइन नहीं चेंज करना, साइन यहां पर अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही लगाना है। अब यहां पर प्रॉपर्टी पर आ जाओ, प्रॉपर्टी याद करो कि जब ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन वाले केस में हम 1 में से माइनस करते हैं ये चीज, ठीक है ना, ये चीज माइनस करते हैं हम। क्लियर है इतनी बात, ग्रेटर देन वाले केस में हम ये काम करते हैं। अब सर इसकी वैल्यू कहां से निकल के आएगी, सर यहां पर क्या ये चीज इसकी वैल्यू है, नहीं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये F2.08 की जो वैल्यू है ना, वो कैसे निकालोगे, आप इसकी हेल्प से निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे, आओ समझाता हूं कैसे, मैं यहीं पे निकाल के दिखा रहा हूं, फिर मैं रफ कर दूंगा। अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो तो ऐसे ही तो सॉल्व करते हो, F2.08 माइनस F0 इक्वल टू 0.4812, ये चीज इसके इक्वल दे रखी है, तो हमने भी वही करा, बस इस वाली चीज में हमने अपनी प्रॉपर्टी लगा ली। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू 0.5 होती है, F0 की वैल्यू याद रख लो 0.5 होती है। जब ये उधर जाके मैं ऐड करूंगा ना, तो ये ऐड करते ही ये 0.9812 बन जाएगा, है ना, 9.18 बनेगा ना, 9812, 0.4812 में 0.4812 प्लस 0.5, हाँ ठीक है, निकल के आ गई, देख लो F2.08 की वैल्यू, वो यहां पर पुट कर दो, वो यहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो और 1 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो यानी कि 0.0188, 0.0188 ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। समझ आ गई कि वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर एग्जैक्ट f 2.08 की वैल्यू नहीं गिवन आती, तो अगर ऐसे गिवन आती है तो कैसे निकालना है। समझ आ गई बात? हाँ जी। अब क्या करना है आपको? अब सिर्फ आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बताने हैं जिनकी वेजेस 600 से ज्यादा है। तो हमने ये 600 से ज्यादा वालों के लिए तो सॉल्व करा था। तो बस इस केस में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे जिनकी वेजेस हमारी 600 से ज्यादा है। तो बस 500 की मल्टीप्लाई करनी है हमें इस आंसर से, 0.0188 से। 500 कहां से आया? 500 वर्कर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 से, यानी कि 9.4 आ रहा है। तो हमें 9.4 नहीं छोड़ना, हमें एक्चुअल में इसको इसमें छोड़ना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स पॉइंट में तो नहीं हो सकते ना, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनकी वेजेस 600 से ज्यादा होगी। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बोला है ऐसे कितने हैं जिनकी वेजेस लेस देन 450 है। बस इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, z रख के सॉल्व कर दो। बताओ समझ आ रही है मेरी बात कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि कैसे सॉल्व करना है इसको? तो ये आ गया 50 अपॉन में -50 अपॉन में 48। ठीक है ना? जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में कितना आएगा? 1.04, 1.04। ठीक है ना? इसका मतलब मैंने z में बना लिया इसको, तो z में बनाते ही मेरा ये आ गया। अब क्योंकि लेस देन है, तो लेस देन के केस में मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे पता है कि बस f पर 1.04 की वैल्यू ही पता करनी होती है। वो कहां से आएगी? वो यहां से आएगी, वो यहां से आएगी। देखो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो f 1.04 माइनस f0 इक्वल टू में 0.3508। इसकी वैल्यू 0.5 होती है, उधर जाके ऐड हो जाएगी, तो f 1.04 की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 0.8508। बस यहां पर पुट कर दो 0.8508। हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से भी अगर वैल्यू गिवन आती है एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये समझ में आना चाहिए आप। हाँ जी, आगे समझ। चलो अब इसमें भी अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इस वाले केस में भी हम नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8508 से। ठीक है ना? इसके भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं, आ जाओ। 500 मल्टीप्लाई 0.8508 यानी कि 425.4, यानी कि हमें वही 425 वर्कर्स लेने हैं। तो 425 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनकी वेजेस 450 से कम हैं। सोचो। चलो थर्ड पार्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन देख लो, पूरा मैं आपको करवा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको बढ़िया से। अब बोला है बिटवीन, यानी कि इस तरीके से पूछा है 548 से 600 के बीच में। ठीक है, 600 के लिए तो मैंने अभी सॉल्व कर ही लिया था z, तो 548 के लिए निकाल लेता हूं कि अगर ये 548 है तो कितना आएगा। यानी कि यहां से आ जाएगा आपका z की वैल्यू कि 548 माइनस 500 अपॉन में 48, तो यानी कि z यहां से 1 आ जाएगा। तो यानी कि जो p आ गया वो 1 से लेके कहां तक आ गया? 2.08। बस यहां पर देखो f 2.08 माइनस f1। अच्छा f1 की वैल्यू भी हमें एग्जाम में गिवन आएगी, यहां नहीं गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में मैं लिखना भूल जाऊंगा, बट कोई बात नहीं, f1 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी जैसे आपको बाकी सबकी वैल्यू मिल गई। तो f1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, और ये तो हमें पता ही है वैल्यू, हमने यहां पर अभी पुट करी थी ना, ये रही वैल्यू, ये रही। बस दोनों को माइनस करोगे, आंसर जो भी आंसर आएगा उसको फिर दोबारा से 500 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना? तो ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन हो गया जो कि इजीली 3 नंबर में या 5 नंबर में भी बन सकता है। बनने को तो मूड मूड की बात है सीबीएसई की, है ना? चलो अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करके जाना कि कैसे हमें वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन में कुछ नहीं, कुछ 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 बातें बस ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी, और कैलकुलेशन करते समय गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको वहां पर कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक PYQ ही है कोई। 1000 कैंडिडेट्स हैं, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, पूछा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज स्कोर्स एक्सीड। देखो उस तरीके से ही है ये, उस तरीके से ही है ये क्वेश्चन भी, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया ना वैसा ही है। इसमें ये पूछ रहा है एक्सीड 60, यानी कि ये 60 के लिए पूछ रहा है। तो इसका मतलब z निकाल लो, z आ जाएगा 60 माइनस में कितना 42 अपॉन में 24, तो यानी कि z आ गया आपका कितना 18 अपॉन में 24, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.75 आ जाएगा। मुझे कैसे पता चला, मैंने यहां से हिंट ले ली, मैंने यहां से हिंट ले ली, ठीक है। तो आप एक बार निकाल के फिर भी चेक कर लेना। तो इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो 1 में से माइनस करना है, f 0.75। अब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं गिवन आएगी आपको, अगर एग्जैक्ट गिवन आ जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं गिवन आएगी तो आप ऐसे निकालोगे। कैसे निकालते हैं, हमें पता है 0 से इसके बीच में है, तो 0 पर वैल्यू 0.5 होती है, उधर जाके ऐड ही होना होता है, ठीक है ना। अभी मैंने समझा ही दिया था आपको निकालना, तो 1 में से माइनस कर दोगे, जब ये 0.5 उधर जाके ऐड होगा तो 0.7734, बस इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 में से माइनस करोगे 0.7734, यानी कि 0.2266, 0.2266। अब यहां पर वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज स्कोर्स एक्सीड 60, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल लो यहां पर। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा आपका कितना 1000 मल्टीप्लाई 0.2266, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद ऐसे हो जाएगा 226.6, तो इसको आप जब करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 227 वर्क कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका स्कोर 60 से ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। अब सेकंड पार्ट भी देखो ऐसे ही हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि समझ में आ रही होंगी आपको, और अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग ये वीडियो देखोगे टाइम लगेगा ना चीजों को समझने में, लास्ट तक आते आते पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे करने वाले हैं आगे, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगे इससे और भी अच्छे आने वाले हैं। तो यहां पर देखो 30 से 60 के बीच का पूछा है, तो बस 30 पर निकाल लो, 60 पर निकाल लो। 60 पर मैंने निकाल ही लिया है, 30 पर निकाल लो z। तो 30 पर जब निकालोगे तो x जब 30 पर निकाल रहे हो तो उस केस में z कितना आ जाएगा 30 माइनस 42 अपॉन में 24, यानी कि ये आ गया माइनस का 12 अपॉन में 24, यानी कि माइनस का 0.5, माइनस में आया है 0.5, ये याद रखना है। अब z माइनस 0.5 से 60 पर तो निकाल लिया था ना ऑलरेडी, कितना आया था 0.75, ये ठीक है ना। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल, बस इस तरीके से सॉल्व करो, सबसे इजी रहता है ये सॉल्व करना ना, इस तरीके से सॉल्व करोगे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। पीछे वाले को पहले लिखो f में करके, फिर माइनस में आगे वाला जो भी लिखा है। अभी जो माइनस का साइन है ना इसको बाद में हटाएंगे, इसको बाद में हटाएंगे अभी, ठीक है ना। या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, या फिर मैंने इसका दूसरा तरीका बताया है, ऐसे लिख लो कि 0 से 0.5 तक जाओ, फिर प्लस 0 से 0.75 तक जाओ, और देखो दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर लो आंसर आ जाएगा। अभी देखो दोनों तरीके से सॉल्व करवा देता हूं, दोनों मेथड से सॉल्व करवा देता हूं। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो 0.1915 आएगा प्लस 0.2735, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों मेथड करेक्ट है। तो 0.01915 प्लस 0.2734, 0.4649, तो 0.4649 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल लो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी है 0.4649, तो ये आ जाएगा आपका कितना, पॉइंट के बाद यहां पर 3 डिजिट आगे चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 464.9, यानी कि इसको आप ऐसे लिखो तो 465 कैंडिडेट्स हो गए। अब देखो अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर सेम आएगा, आओ देखते हैं।
f0.75 की वैल्यू मैंने अभी यहां से पुट करी थी, ये रही 0.7734। इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो क्या, 1 में से जब मैं माइनस करूंगा ना f0.5 की वैल्यू, f-0.5 की वैल्यू निकालने के लिए 1 में से माइनस करूंगा f0.5। दोनों मेथड से समझा रहा हूं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन, जब ऐसे बीच वाला इंटरवल पूछता है तो, ठीक है ना, बीच में देके। अब ये f0.5 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, देखो ऐसे ही कि यहां पर जब यहां पर 0 पर वैल्यू जो आएगी वो इधर जाके ऐड होगी ना, तो जब ऐड होगी तो f0 पर वैल्यू 0.5 होती है, वो जब यहां पर ऐड होगी तो 0. ये -1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो f0.5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0.0917। अब मैं यहां से चेक करता हूं क्या ये पूरा सॉल्व करके, मेरी यही वाली वैल्यू देता है या नहीं देता, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 0.7734 -1 प्लस 0.6915 0.4649 आ रही है, ठीक है ना, 0.4649 आ रही है। तो देख लो, मैंने इस मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया, प्रोबेबिलिटी वही दे रहा है, इसको ऐसे लिख दो तो इससे भी आंसर सेम आ रहा है। जब इसको मैंने ऐसे लिखा तो एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में गिवन मिल गई, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है। लेकिन इसके लिए तो आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सबसे इजी मेथड यही रहता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। सिर्फ बस ये बीच वाले के लिए 2 मेथड है, दोनों में से कोई भी करो, आपकी चॉइस है। ये क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू था कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ये मुझे लगता है आप खुद से कर लोगे, इजी है ये। देखो अब यहां पर वैल्यू हमें ऐसे गिवन है कि z लेस देन 1 पर और z लेस देन -1 पर, इस तरीके से वैल्यू गिवन है। तो हर वेराइटी से वैल्यूज गिवन अगर आ गई तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि ये गिवन वैल्यू से ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या होगा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। चलो क्वेश्चन मुझे लगता है ये आप कर लोगे, और आपने कर भी लिया होगा शायद ये वाला क्वेश्चन कोई पीवाईक्यूज में। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में बनने लायक क्वेश्चन है। बस होमवर्क में करना, क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। और अगर अभी भी बच्चे सीरियसली होकर नहीं पढ़ रहे ना, आंसर नहीं कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कब पढ़ोगे फिर, अब नहीं पढ़ रहे तो कब पढ़ोगे बेटा। ये 2 हफ्ते को यूटिलाइज कर लो, अच्छा स्कोर कर लोगे, परसेंटेज बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। जो डर रहता है ना एक कि मैथ्स जो होती है वो परसेंटेज खराब करेगी, नहीं, यही सब्जेक्ट आपका ना परसेंटेज बढ़ाएगा। और इतनी गारंटी मैं कह रहा हूं कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना उससे अच्छे नंबर ला सकते हो आप अप्लाइड मैथ्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप होमवर्क में कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अभी मैंने करवाया है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर 2000 स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहा है बिटवीन 20 एंड 40 और लेस देन 25, सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऐसे करवाए हैं, जिसमें वो वर्कर्स वाला था और 1000 कैंडिडेट्स वाले। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप करोगे, फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, जल्दी से देख लो। देखो अभी मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा, अभी एक बच्चे ने लिखा है, देखो, हेलो सर 8 मार्च को अप्लाइड मैथ्स है, आपके ऊपर है सब डिपेंड। देख लो, बच्चे इतना प्यार करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर हम आपके ऊपर डिपेंड हैं। तो बेटा आप अगर मेरे ऊपर डिपेंड हो ना, आप मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो और आप मेरे ऊपर इतना बिलीव कर रहे हो ना, तो बेटा टेंशन मत लो, मैं हूं, चिंता मत करो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही लेके आएंगे। अगर सारी वीडियोस मेरी फॉलो करी, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर पढ़ाई करी तो ही पॉसिबल होगा ये, ठीक है ना। अगर आपने मेरी थोड़ी बात सुनी और बाकी अपनी मर्जी करी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप ये कह रहे हो ना कि सर हम आप पे डिपेंड है, तो बेटा मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करो अच्छे से,
यहाँ पर मेरी जो वीडियोस मैं बनाता हूँ तो कई बार वीडियो की लेंथ मेरी बढ़ी जाती है, मोस्टली मेरी वीडियोस की लेंथ बड़ी होती है, लेकिन बेटा वो बड़ी लेंथ में ना तो मैं खाली आके ऐसे टाइम पास नहीं करता, सारी बातें काम की होती है उसमें। कोई भी वीडियो खोल के देख लेना, अगर इतना भरोसा करते हो ना तो कोई भी वीडियो खोल के देख लो, सारी वीडियोस पर काम की बातें बताई गई हैं। और जब पेपर आएगा ना आपके हाथ में तो आके बोलोगे आप, मेरे पास भरे पड़े हैं कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज कि सर आपने मेरा कैलकुलस का डर खत्म कर दिया, कि सर जो मैं 15 मार्क्स का छोड़ के जा रहा था, आपने मुझे उसमें से 6 से 7 नंबर दिलवा दिए, जो मैंने 3 घंटे की वीडियो बनाई थी एक। तो बहुत बच्चों के अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और 99% से ज़्यादा बच्चों के, मतलब ऑलमोस्ट अभी तक तो मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। बाकी आगे चल के इन फ्यूचर क्या होता है कुछ नहीं पता, ठीक है ना? कि अगर प्यार करने वाले बच्चे होते हैं तो फिर भाई कुछ हेटर्स भी होते हैं, तब की तब देखी जाएगी, अभी तो प्यार मिल रहा है बच्चों का। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन अलग वैरायटी का आ गया। अब जो अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाऊंगा। अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, दोनों के आंसर मुझे बता देना फटाफट से कमेंट में। यहां पर बोला है कि मीन मुझे गिवन है, ठीक है, मीन मुझे गिवन है 500। अब ये जो लैंग्वेज गिवन है ना, ये देखो, यहां पर बोला है कि 16% ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 600। क्या मतलब है इसका, देख लो क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि x जो है ना वो 600 से ज्यादा है, और ये कितना है, ये 16% है। 16% का मतलब ये हो गया कि 16/100 यानी कि 0.16। ये चीज हमें गिवन है, मतलब ये चीज हमें क्वेश्चन ने बोली है कि 16% ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 600। इस चीज से हमें अभी आगे अपनी चीजें पता चलेंगी। वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाओ। वाह जी वाह, क्या पूछ लिया। अब यहां तो टेबल भी नहीं दे रखी हमें, तो क्यों हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा देते, नहीं। अब यहां तो ये जो गिवन है ना इससे होगा सॉल्व। चलो आओ, सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे हम अपना z ही निकालेंगे। हम अपना z को कन्वर्ट करेंगे। z को कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 600 माइनस 500 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें गिवन ही नहीं है तो हम ऐसे रखेंगे। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, अरे ऐसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं मुझे बता दो। यही तो सॉल्व करते हैं हम, x को z में बनाते हैं, बना लिया, बस इसको इक्वल रख दो 0.16 के, इतना काम कर लिया, ठीक है। नई वैरायटी का क्वेश्चन है ये। चलो, अब हमें पता है कि जब ग्रेटर देन वाला केस होता है तब हम 1 में से माइनस करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको 100 अपॉन में ये लिख सकते हैं हम, हाँ जी। इतना काम अगर समझ में आता है तो बढ़िया बात है। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, या जैसे मर्जी कर लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये एक्चुअल में ये हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस ही तो होगा, तो 0.84 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। कुछ भी नहीं करा मैंने नया काम, कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल सेम तरीके से ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। बस कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज पूछ रहा होगा, किसी में कुछ पूछ रहा है, बस ये काम है, ठीक है। सबसे पहले x को z में बनाया, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो मुझे गिवन ही नहीं थी ना, गिवन ही थी तो इससे क्या लेना देना है, तो बस गिवन है तो बस इक्वल में चलते जाओ। x को z में बनाया, क्योंकि ग्रेटर देन था तो 1 में से माइनस करके इसको ऐसे लिख लिया। अभी पहले वाले क्वेश्चंस में भी तो मैं यही कर रहा था सब में, कुछ अलग तो नहीं किया इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखो कि क्या मुझे यहां पर 0.84 के लिए कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में, हाँ गिवन है, यानी कि एफ जेड लेस देन 0.996 पर ये वैल्यू गिवन है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं यही तो लिखता हूं कि 0.996 की वैल्यू मेरी 0.84 है। यानी कि z टेबल में मुझे एक्चुअल में 0.996 पर वैल्यू 0.84 मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये चीज मुझे ऐसे गिवन थी, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि अगर लेस देन का होता है तो उसका मतलब वो डायरेक्ट यही होता है, बस लेस देन वाले में तो मुझे वही तो चाहिए है कि 0.84 किस पर वैल्यू है, वो इस पर है वैल्यू। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं f 0.996। बस दोनों तरफ जब f आ जाए तो कंपैरिजन करना है और यहां से हमें सॉल्व करना है। लो जी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल के आ गया। 0.996 अपॉन में 100 करेंगे, तो अपॉन में 100 करते ही जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अच्छा एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या, 100 अपॉन में 0.996। जब हम ये काम करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते ही आपका 100.4 समथिंग आएगा कुछ,
तो आप राउंड ऑफ करके 100 लिख दो बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा कि इसको सिर्फ डायरेक्ट 100 लिख दो, ठीक है ना। कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं, आओ एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 100 अपॉन में 0.996 करेंगे तो 100.4 समथिंग आ रहा है, और उसका आंसर आप राउंड ऑफ करके लिख दो सीधे 100, या 100.4 भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल नई वेराइटी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके जानी है ऐसे क्वेश्चंस की। समझ आ रही है मेरी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आर्टिकल्स आर अंडर 45। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हमें एक ही चीज दे रखी है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। इसमें हमें दो चीजें गिवन है और वो पूछ रहा है कि मीन भी बताओ और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि मीन भी पूछ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ रहा है। दो चीजें पूछ रहा है इसमें, दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये पूरे। आओ देखते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तभी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आर्टिकल्स आर अंडर 45। अंडर 45 यानी कि अगर लेस देन 45 है तो 31% आर्टिकल्स हैं उतने, अगर 64 से ज्यादा है तो 8% है। कैसे निकालेंगे, आ जाओ इसको निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर ये बोला है कि अगर पी एक्स ग्रेटर देन, पहले बोला है लेस देन, तो अगर लेस देन 45 है, लेस देन 45 है तो वो 31% है। 31% को डायरेक्ट लिख दूं 0.31, ठीक है। एक तो ये चीज गिवन है, ठीक है ना। दूसरी क्या गिवन है, दूसरा यहां पर लिखते हैं कि दूसरा में ये गिवन है कि पी एक्स ग्रेटर देन 64 इक्वल टू कितना, 8%। 8% मतलब 0.08। क्लियर है इतनी बात? पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात गिवन थी, तो सिर्फ हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा था वो। यहां पर दो बातें गिवन है, दोनों चीजें पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो इसको जेड में बना लो, सिंपल इसको जेड में बना लो। जेड में बनाते ही क्या हो जाएगा, 45 माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 0.31। ठीक है, इतना आ गया समझ में? हाँ जी आ गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि लेस देन का ही केस है तो सिंपल एफ लगाओ, 45 माइनस म्यू अपॉन में दिस कर दो इक्वल टू 0.5। अब यहां पर देखो, क्या 0.31 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है? यहां से मिलेगी हिंट, यहां से मिलेगी हिंट। हमें यह पता है कि पी जेड लेस देन माइनस 0.5 है, इसका मतलब एफ माइनस 0.5 की वैल्यू 0.35 है, नहीं है 31? मुझे बताओ, समझ आ गई बात ये वाली? क्योंकि लेस देन माइनस है ना, लेस देन माइनस है, तो इसका मतलब लेस देन के केस में तो एग्जैक्ट आ जाता है। यहां पर जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट आ जाती है एफ के अंदर। अब यहां पर माइनस में दे रखा है तो माइनस में आ गई वैल्यू, लेस देन है तो चेंज नहीं करना, बस ये वाली वैल्यू उठा के यहां लिख दो, एक इक्वेशन बन जाएगी ये आ जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा एफ माइनस 0.5। दोनों को कंपैरिजन करेंगे अगर, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, ये बन गई इक्वेशन, बस एक इक्वेशन बन गई ये वाली। ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं ना, जगह कम पड़ेगी नहीं तो फिर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आ गया एफ 45 माइनस म्यू अपॉन में दिस इक्वल टू एफ माइनस 0.5, और ये आ गया 45 माइनस म्यू अपॉन में दिस इक्वल टू माइनस 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाओ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, z ग्रेटर देन 45 माइनस 64 माइनस म्यू अपॉन में दिस इक्वल टू 0.08। क्योंकि ग्रेटर देन है तो वही है, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो। हाँ जी बिल्कुल बात सही है, इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल में ही रखने हैं हमें, तो जैसे मर्जी लिख लो। जब इसको हम करेंगे तो 0.92 आ जाएगा। क्या हमें ऐसा कुछ गिवन है? हाँ कुछ कुछ तो गिवन है, कुछ कुछ तो गिवन है। देखो यहां पर
ये भी लेस देन में गिवन है, तो इसका मतलब f 1.4 की वैल्यू ही तो गिवन है 0.92, और हमें वही तो चाहिए है कि 0.92 की जगह f में क्या वैल्यू होगी, बस वही लिखनी है हमें, बस हमें वही लिखनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में टपक गया ना, एग्जाम में क्वेश्चन टपक गया तो बेटा याद करोगे ये वाली बात कि सर आप कहते तो सही हो यार। चलो 64 माइनस म्यू, क्योंकि लास्ट टाइम वाले हमारे बच्चे में जितने हमसे पढ़े हैं ना भाई साहब 90% से ज्यादा पेपर हमारा पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है ना। चलो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। क्या करें दोनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं यहां पर। चलो आ जाओ डिवाइड करो, डिवाइड करना है हमें, तो 64 माइनस म्यू अपॉन दिस इक्वल टू, डिवाइड करना है ना, तो पूरा लिख लो ऐसे 1.4, तो इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 45 माइनस म्यू इंटू 1.4 इक्वल टू 64 माइनस म्यू माइनस 0.5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना तो म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा यहां पर कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना, कि आंसर कितना आएगा, कि मैं डायरेक्ट म्यू की वैल्यू लिख रहा हूं बस यहां पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, नॉर्मल सॉल्व करोगे म्यू की वैल्यू 50 आ जाएगी। म्यू की वैल्यू 50 आते ही किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे म्यू की वैल्यू ये आ गई ना 50, इसमें डाल दिया अगर मैंने, तो 64 माइनस 50 अपॉन में दिस इक्वल टू 1.4, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 14 अपॉन में दिस इक्वल टू 1.4। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर कितना आएगा इसका, म्यू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। लो निकल के आ गया, ये दोनों वैल्यू निकल के आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है ना, फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं। समझ आ गई मेरी बात, बताओ समझ आ गई। चलें आगे, चलो आ जाओ यहां पर देखते हैं कि इफ x इज अ नॉर्मल वेरिएबल विद मीन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन दिस फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर a सच दैट ये हमें कंडीशन गिवन है। आ जाओ लगाते हैं हमें। अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने शायद करवाया ही है, अभी करवाया ही है, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा a माइनस 11 अपॉन में क्या 1.5 इक्वल टू 0.09, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो 1 में से माइनस करो, ये लिख लो। इजी है ये तो क्वेश्चन यार, इजी है, ये को डाल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, ये भी एक वैरायटी का क्वेश्चन हो जाएगा, तो आ सकता है ये भी, है ना। जब इसको माइनस करेंगे 1 में से तो 0.91 ही आना है, और उसकी वैल्यू आपको देख लो सीधे गिवन है, ये f 1.34 की वैल्यू ही तो गिवन है ना 0.91, क्योंकि देख लो लेस देन का साइन है तो इसका मतलब डायरेक्ट ही होती है वैल्यू, बस यहां पर लिख दो, बस यहां पर लिख दो। अरे यार ये तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, फिर दोबारा क्यों ले लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। 1.34 तो बस यहां से a की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखो हर वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए, यहां पर ये वाली वैल्यू भी निकालनी सीख ली, अगर मीन नहीं है तो वो भी निकालना सीख लिया, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो वो भी निकालना सीख लिया, सारी वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए। अगर सब कुछ गिवन है तो सिंपल सिंपल वैल्यूज पूछ रहा है तो वो भी निकालनी सीख ली, वर्कर्स कितने होंगे ये भी निकालना सीख लिया, इस तरीके वाले क्वेश्चन भी कर लिए। तो लो सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू निकाल लेना 13.01 समथिंग आएगी, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना आप, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया, और ये क्वेश्चन भी पहले ना मैं सोच रहा था कि डालूं ना डालूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, फिर मेरा मन करा कि यार नहीं, एक क्वेश्चन के पीछे ना मेरे मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया अपने बच्चों को, काश में करवा देता तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो काश मेरे बच्चे एज इट इज क्वेश्चन कर जाते, है ना। तो है क्वेश्चन इजी, बट थोड़ा सा लैंग्वेज समझोगे ना किस तरीके से सॉल्व करना है तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। चलो करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद फिर अपना एंड करेंगे, एंड करेंगे वीडियो को। 500 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्कोर 1800 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 200 है, राम ने स्कोर किया है 700 मार्क्स आउट ऑफ 1000, ठीक है। हाउ डज राम कंपेयर टू हिज बैचमेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, राम को कंपेयर करना है अपने बैचमेट से,
तो कैसे कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करें, ठीक है ना। और राम ने स्कोर किया है 700 आउट ऑफ 1000 पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो कैसे पता चलेगा कि राम जो है किससे कितना बेटर है। आओ पता करते हैं, आओ पता करते हैं। हम यहां पर ये पता करने लगे हैं कि राम का जो स्कोर है ना, मतलब कितने ऐसे बैचमेट्स हैं जिनका स्कोर 700 से कम है, जिनका स्कोर 700 से कम है। चलो पता करते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, जब कंपैरिजन पूछ रहा होता है वो, तो हमेशा लेस देन लेके सॉल्व करना है कि जितना राम का जो स्कोर आया है ना, उससे कम वाले कितने हैं। चलो देखते हैं, आ जाओ। ये आ जाएगा 800 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 200, तो यहां से z आ गया, यहां से z कितना आ गया 100 अपॉन में 200, यानी कि 100 अपॉन में 200 का मतलब हो गया माइनस का 0.5, तो p की वैल्यू आ गई z लेस देन माइनस का 0.5। अब देखो यहां पर पहली बात यह है कि लेस देन का केस है, तो ठीक है, लेस देन का केस है ना, तो यहां पर अगर लेस देन है तो एज इट इज रहते हैं, एज इट इज रहती है, तो f माइनस का 0.5, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है तो 1 में से माइनस कर दो f 0.5, ठीक है ना। ये वैल्यू कहां से निकल के आएगी, ये वैल्यू यहां से निकल के आएगी। ये भी देख लो कि अगर मुझे 0.5 की वैल्यू चाहिए है, तो अगर यहां पर मुझे ऐसे गिवन है तो क्या करते हैं 0.5 माइनस 0.f0, और f0 की वैल्यू 0.5 होती है, वो उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझाया था, अभी तो करवाया है यार ऐसा क्वेश्चन। तो यानी कि यहां से 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नहीं आएगी वैल्यू, इसमें 0.5 ऐड करेंगे। कौन सा वाला, क्योंकि f 0.5 की वैल्यू निकालने के लिए f0 की वैल्यू 0.5 जो होती है वो ऐड कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात। अभी तो करा है हमने, अभी तो करा है, तो ध्यान से नहीं देख रहे थे इसका मतलब आप, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0.6915, ठीक है ना, 6915। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल के, यहीं पे लिख देते हैं 1 में से माइनस करके। आओ कैलकुलेटर कहां गया हमारा, 1 माइनस 0.6915, 0.6915 का मतलब हो गया 0.30 यानी कि इतने परसेंट अपने बैचमेट से वो बेटर है, बेटर है। बट कोई बात नहीं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे, तो 500 500 की मल्टीप्लाई करो 0.3085 से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500 154.25, यानी कि वही राउंड ऑफ करके 152 154 लिख दो। यानी कि राम जो है वो 154 स्टूडेंट से बेटर कर रहा है, बेटर है वो, ठीक है ना। तो राम स्कोर, यहां पर लिखो राम स्कोर बेटर देन 154 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर मैं परसेंटेज में बनाऊं तो 30.85 आएगा, यानी कि 30.85% स्टूडेंट से बेटर किया है राम ने, या फिर उसमें निकाल दो कि राम ने जो स्कोर किया है वो बेटर किया है, 154 स्टूडेंट से बेटर स्कोर किया है राम ने। समझ आ गई इतनी बात, हाँ जी। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में ये बोला है कि सेकंड पार्ट में हमें हाउ मच डिड सीता स्कोर, सीता ने कितना स्कोर किया है, अगर उसने परफॉर्म किया है 44.83% बेटर अपने बैचमेट से। क्वेश्चन देख लो उल्टा पूछा है, इसमें इन्होंने हमें दे दिया था कि कितना स्कोर किया है, तो पूछ रहा था कि कितना उसने परसेंटेज में बेटर किया है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं ना, इसको हम कह सकते हैं कि इसने 30.85% बेटर स्कोर किया है। अब यहां पर 44.83% क्वेश्चन ने गिवन दे दिया कि जो सीता है ना वो 44.83% बैचमेट से ज्यादा बेटर स्कोर कर रही है, तो उसने कितना स्कोर किया है, एग्जैक्ट स्कोर बताओ कि कितना किया है। आओ निकालते हैं। यानी कि यहां पर 44.83% जो हमें गिवन है ना, वो एक्चुअल में 0.4483 हो जाएगा, यानी कि 0.4483 वो कह रहा है कि बताओ हमें। चलो हम यहां पर बात करते हैं उसकी, कि हमें यहां पर जैसे हम सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करेंगे। z में जाते हैं सीधे, और यहां पर हम निकालते हैं z के लिए वैल्यू कि कितनी आएगी यहां पर, क्योंकि यहां पर हमें गिवन है, ठीक है ऐसे निकाल लो। तो यहां पर हम निकालेंगे हाउ मच डिड सीता स्कोर, तो चलो आओ करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, एक्स लिख दो यहां पर, तो एक्स लिखो ना कि एक्स माइनस म्यू, म्यू कितना है, म्यू 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 800 है, ठीक है।
अपॉन में 200, ठीक है ना, अपॉन में 200। इसको हम इक्वल लिखेंगे किसके, इसको हम इक्वल लिखेंगे, यहां पर देखो लिखा ही हुआ है सीधे सीधे कि 0.4483 है, तो 0.4483 आ गया ये, ठीक है ना, ऐसे लिखना है हमें। अब क्योंकि लेस देन ही है तो इसको ऐसे लिख दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिख दो इसको। अब इस पर वैल्यू कितनी है देख लो, माइनस में 0.13 है, साफ साफ गिवन तो है कि 0.4483 की वैल्यू एफ में कितनी आएगी, एफ में कन्वर्ट करके कितनी आएगी बताओ, एफ में कन्वर्ट करके कितनी आएगी, तो माइनस का 0.13 तो आएगी, बस लिख दो। तो यहां से एक्स निकाल लो, एक्स क्या है, वो वही तो स्कोर है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई माइनस 0.13 प्लस 800। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा, आओ जरा करते हैं, 200 मल्टीप्लाई 0.13, 0.13 कितना आ गया, माइनस का 26 आ गया, और प्लस में 800। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 774 आएगा, 774 ही आएगा ना, हाँ 774। तो यानी जो सीता ने जो स्कोर किया है ना, तो सीता स्कोर 774 मार्क्स, 774 मार्क्स आउट ऑफ 1000, आउट ऑफ 1000, ठीक है ना। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा था। इस बार उसने हमें ऐसे दे दिया तो x पूछ लिया, इसमें उसने हमें x दे दिया था तो वो परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा था। इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो करने का तरीका वही है जो हमने बाकी सारे क्वेश्चंस में किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी केस स्टडी में बन सकता है, या 3 नंबर में भी बन सकता है, 5 नंबर में भी बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन जब सीबीएसई ने 5 नंबर में बनाए हैं, तो हो सकता है कि कुछ हटके भी सीबीएसई इस बार बना सकता है। तो इस वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हटके करवाए हैं मैंने, और ये आएंगे, किसी ना किसी पेपर में आएंगे, फिर मत कहना मेरे से आप ये वाली बात कि सर आपने करवाया नहीं, मैंने तो सब करवाया है, ठीक है। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस आपको मिल रही है लाइन से, प्रोबेबिलिटी की मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी डाल रहा हूं, और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पर भी आ रही है वीडियो। फिर एक 5 मार्क्स के मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना है, वो मैंने करवाए हैं उस वीडियो में। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो वीडियोस को, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अपने सारे, और मुझे सब सारे बताओ फटाफट से कमेंट्स करके कि सर वीडियोस में मजा आ गया, और क्या चाहिए है, और बेटर क्या कर सकते हैं हम। बट ये है कि जो वीडियोस में पढ़ाया है उनको जाके पहले देखो, क्योंकि वीडियोस कोई देख तो रहा नहीं है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से देखना चाहिए। तो फटाफट से ये 2 हफ्तों को पूरे यूटिलाइज करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।